बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 13 का आज हमारा चौथा लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस एंड दूसरा हम रेस्पिरेशन इन मैन आज शुरू करेंगे। बाकी के सिलेबस जो दरमियान वाले हैं वो स्मार्ट सिलेबस में, तो हम इस दफ़ा इस चैप्टर में हम स्मार्ट सिलेबस ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हम बात करेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के हवाले से। इसका मतलब क्या है बेटा? रेस्पिरेशन का हम यहाँ मतलब ले रहे हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, यानी हवा की गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो जहाँ गैसियस एक्सचेंज होनी चाहिए ना, उस जगह के अंदर कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। सही है, उस सरफेस के अंदर कुछ खुसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहली उसकी खुसूसियत है दैट शुड बी, इसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। देखें, मुझे एक बात बताएं, अगर आप गौर करें तो अगर फर्ज किया ये गुब्बारे हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और एक ये बड़ा गुब्बारा है जो मैं इस वक्त ब्लैक कलर से आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, जगह इन सारे छोटे गुब्बारों ने भी उतनी ही जगह घेरी है जितनी इस बड़े ने एक ने ली है। लेकिन मुझे बताएं, रबड़ किस पे ज़्यादा लगा है? छोटों को सारों को जमा करके। सही है, उसकी वजह इससे क्या होता है? सरफेस एरिया कहते हैं कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। मुझे एक बात बताएं, अगर मेरा एक मुंह होगा तो चपेड़े ज़्यादा बजेंगी कि मेरे 10 मुंह होंगे रावण की तरह फिर ज़्यादा चपेड़े बजेंगे? यस, क्योंकि मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। इवन एक मुंह अगर मेरा 2 के बराबर तो है, लेकिन अगर 10 के बराबर भी होगा तो उसके ऊपर उतनी ज़्यादा चपेड़े नहीं बज सकती जितनी ज़्यादा 10 के ऊपर, क्योंकि उनके सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सही है, सरफेस एरिया कहते हैं सरफेस द एरिया, द कॉन्टैक्ट एरिया विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट रखने के लिए जितनी जगह अवेलेबल है वो सरफेस एरिया कहलाती है। ठीक है जी, तो इंक्रीज्ड, अच्छा, वो जो भी जगह होनी चाहिए, जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होनी चाहिए, उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, अगर आप गौर करें, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, मैं सिर्फ यहाँ बस इतना बता दूं कि जो लंग्स होते हैं उनके अंदर इस तरह छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और ये एल्वियोलाई का मकसद, ये छोटी छोटी क्यों होती हैं? इनका मकसद भी इंक्रीज द सरफेस एरिया होता है। समझ आ गई? तो ये हमें आइडिया हो गया कि व्हाट इज़ दी सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, ऐसी चीज़ जिसको ठीक है, समझ गए ना? दूसरे नंबर पे वो चीज़, वो जो सरफेस है जिससे गैसें एक्सचेंज होनी है, वो बेटा मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्चर, ठीक है, वो क्यों है? मॉइस्चर ये क्या काम करता है? नमी गीला गीला। इट हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। वो जो मॉइस्चर है वो गैसों को इधर से इधर जाने में, यानी यहाँ से इधर आने में और बाहर से अंदर जाने में हेल्प फ्राहम करता है। और ये दोनों चीज़ें ही हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आप गौर करें तो जो होते हैं फ्रॉग वगैरह यानी जो मेंढक वगैरह, ये अपनी स्किन से भी इन्वायरमेंट से गैसियस एक्सचेंज करते हैं और ये गीले गीले होते हैं ऊपर से। दे आर मॉइस्ट, चाहे वो म्यूकस की मदद से अपने आप को मॉइस्चर रखें, चाहे वो वाटर की मदद से अपने आप को मॉइस्ट रखें। ठीक हो गया? तो इन्वायरमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज इन 2 कंडीशन में ज़्यादा होती है। तीसरी बात यह है कि जनाब देखें, फ़र्ज़ किया अगर ये एक मैं आपके सामने, ये फ़र्ज़ किया मैं एक आपके सामने बनाई है, इधर देखो भाई, ये एक एल्वियोलस बनाई है, यानी मैं इसको ज़रा बड़ा करके आपके सामने पेश कर दिया है। ये एक एल्वियोलस है, उसकी फ़र्ज़ किया इस साइड से उसकी ओपनिंग है। मैं एग्जांपल के तौर पर, ये एल्वियोलस की ये जो दीवार है ना, यानी ये क्या है जनाब? एल्वियोलस। ये जो इसकी दीवार है, ये जो मैं इतना सा हिस्सा खोल के बयान कर रहा हूँ, ये सिर्फ सिंगल सेल्स की होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये मैं इतना सा हिस्सा आपके सामने खोल के बयान किया है। ठीक है, इसका फायदा पता है क्या होता है? अगर इधर से सामान जल्दी इधर चला जाता है और इधर से इधर चला जाता है,
तो इसका मतलब ये है कि तीसरा पॉइंट है कि उसकी थिन सरफेस या थिन एपिथेलियम होनी चाहिए। अगर थिक होगी तो चीजें आसानी से मूव, थिक होगी तो चीजें आसानी से मूव नहीं करेंगी। थिन होगी, थिक का मतलब होता है मोटी, अगर वो ज्यादा मोटी होगी तो चीजें मूव नहीं करेंगी, वो सिर्फ सिंगल सेल की होती हैं। ये जो दी वॉल्स ऑफ, ये भी हमारे फेफड़ों के अंदर बात है कि वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर ओनली वन सेल थिक, यानी कि वो सिर्फ एक सेल की थिकनेस की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। समझ आ गया? नहीं आया ना? अच्छा जी, ठीक है। और उसके बाद जनाब वेंटिलेशन। देखो मुझे मेरी एक बात सुनो, फर्ज किया ये एक एल्वियोलस है, ठीक है, तो इधर से फर्ज किया यहाँ इधर का ऑक्सीजन चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ गई, ठीक है। याद रखो जब भी जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है उसके अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ चीजें पता है कैसे मूव करती हैं? बाय डिफ्यूजन। यानी जो गैसेस हैं वो कैसे मूव करती हैं? बाय डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ऑक्सीजन वक्ती तौर पे तो इधर चली गई, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गई है, तो अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है और ऑक्सीजन इधर से इधर गई थी, अब ऑक्सीजन कम हो गई है। तो मुझे एक बात बताओ, अब इधर से और बाहर ऑक्सीजन जा सकती है? पहले ही अंदर कम होगी, भी देखो ना यहाँ पे थी तो यहाँ से बाहर चली गई। उसके लिए क्या चीज जरूरी है? नई ऑक्सीजन यहाँ आनी जरूरी है, क्योंकि देखो नहीं समझ आई, यानी यहां से जब ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी तो यहां ऑक्सीजन लानी जरूरी है। वो कैसे लानी जरूरी है? सांस लेके, वेंटिलेशन से। देखो अगर यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलती रही, या फर्ज कि हम 10-15 इंसान यहाँ बैठे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम हवा से ऑक्सीजन ले जा रहे, इस कमरे में हवा की ऑक्सीजन कम हो गई है। अब क्या, जब तक बाहर से हवा इसमें मिक्स नहीं होगी तब तक हमें ऑक्सीजन, क्योंकि ये कमरे के अंदर ऑक्सीजन क्या हो गई है? कम हो गई है। सही है ना जी? तो यही वाली बात है कि डिफ्यूजन का ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट पता है किसे कहते हैं? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के दरमियान जितना फर्क है ना उसे क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। उस ग्रेडियंट को मेंटेन रखने के लिए देखो अभी फर्ज किया मैं आसानी और समझा देता हूं। वो क्या है? फर्ज किया, ये देखें आप, तो इस वक्त इतनी कंसंट्रेशन है एल्वियोलस के अंदर और इतनी कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो अब ये देखें, आपको ग्राफ मिल गया। अच्छा, थोड़ी देर में क्या होगा कि ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ क्या हो जाएगी? कम। तो आपको ये ग्राफ मिल गया। थोड़ी देर में आपको और कम हो जाएगी, इधर थोड़ी और बढ़ जाएगी, ये ग्राफ मिल गया। सही है? तो आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं ना कि फर्क क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। इस फर्क को कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस ग्रेडियंट जितना ज्यादा ये होगा फर्क, उतना ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी। इस प्रेशर, इस ग्रेडियंट को, इस डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए सांस लेना जरूरी है, ताकि वेंटिलेशन होती रहे, नई ऑक्सीजन आती रहे और यहां हमेशा अंदर ऑक्सीजन वादू रहे ताकि वो उधर आराम से जा सके। तो जो तीसरी चीज होती है ना, जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दी वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन क्यों जरूरी है? टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है? अभी मैंने सिर्फ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बताया, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं बताया, तो वो उसकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही सही है। और पांचवी बात क्या है? इट शुड हैव द 5 नंबर वेरी कैपिलरीज का, यानी खून की नालियों का क्या होना चाहिए? एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन आराम से जाएगी ना। तो वो ब्लड जो होता है ना, वो इन खून की नालियों के गिर्द गिर्द ऐसे नीले रंग का ब्लड आ जाता है। इन एल्वियोलाई थैलियाँ होती हैं हवा की, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके गिर्द ऐसे कवर करती हैं इनको, इनमें ब्लड होता है नालियों के अंदर, और वो ब्लड एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेके खुद चला जाता है। सही है?
तो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, फिर बाहर से, जब हम सांस शरीफ लेते हैं। तो आपको समझ आ गया कि जनाब अली ये जो कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस है, उस रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ खसूसियात जो मैंने आपके सामने पेश की वो आपको पता हो गई। अब हम डायरेक्ट जंप करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है। और इधर देखो भाई, ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, वैसे 10वीं क्लास में भी बड़ी डिटेल में बताया गया है, तो लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन मैन। इंसानों के अंदर रेस्पिरेशन के लिए एक चीज़ होती है, एक पूरे का पूरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पैसेजवे यानी वो रास्ता, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं लंग्स, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेटरी पैसेजवे है ये क्या होता है, मैं आपके सामने अपनी गंदी सी डिजाइनिंग में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये होती है जनाब बेटा नेजल कैविटी। क्या होती है, नेजल कैविटी। और इसके नीचे जो है वो होती है ओरल कैविटी यानी कि इंसान का मुंह, ठीक है। और जो नेजल कैविटी है ये ओरल कैविटी है, ओसी, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों जो पीछे खुलती है ना, तो वो एक कॉमन जगह होती है, उस कॉमन जगह को क्या कहते हैं, हलक। क्या कहते हैं, फेरेंक्स या हलक, ठीक है। अच्छा, वो जो फेरेंक्स है इसके पीछे बाकी वो अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनका हमें लेना देना नहीं है। दैट इज वो हेड के स्ट्रक्चर, और ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है। ये उसकी नाक है, यहाँ बाहर नॉस्ट्रिल होते हैं, ठीक है। तो समझ रहे, बस आप आसानी के लिए आइडिया ले ही लिया होगा, तो ये क्या सूरत हाल है आपको आइडिया हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो फेरिंक्स है यहाँ से आगे दो ऑप्शंस होती हैं। एक यानी खाने की नाली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस, ये हम इसके बारे में पढ़ आए हैं। और जो दूसरी है दैट इज द ट्रैकिया। क्या है जनाब, और ट्रैकिया के ऊपर जो है ना इतना सा पार्ट जो है इसको हम कहते हैं दी लेरिंक्स। क्या कहते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ कार्टिलेजेस होती हैं जिनका नाम मुख्तलिफ हैं, क्रिकॉइड, थायरॉइड और एपिग्लॉटिस वगैरह वगैरह। इस जो नीचे वाली नाली है इसको हम कहते हैं ट्रैकिया, और ये क्या चीज़ है, लेरिंक्स। क्या है, लेरिंक्स, सही है जी। अब मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, वो क्या है कि जो बाहर नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स ये पहला है पार्ट नेजल कैविटी का। नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं इनके अंदर हेयर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मोटे मोटे, जो डस्ट जो है ना दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, जो हवा हम जो लेके जाते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये जो नेजल कैविटी है इसकी जो दीवारें हैं, नेजल कैविटी के अंदर दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, ये हवा के अंदर, इसके अंदर होता है म्यूकस भी होता है, और इसके अंदर सीलिया भी होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ये भी ट्रैप करती हैं डस्ट को, सही है। और दूसरा काम क्या करती हैं, दे ट्रैप द डस्ट, और दूसरे नंबर पे ये काम करती हैं दे ट्रैप दी बैक्टीरिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे नेजल कैविटी के अंदर एक चीज होती है, यानी समझ रहे हैं ना बात को, म्यूकस और जो सीलिया है वो डस्ट और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, और जो तीसरी चीज होती है वो होती है ए वार्म करती है एयर को, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। नेजल कैविटी के अंदर तीन रास्ते हैं, यानी ये तो ऊपर तो दो है ना, अंदर जो नेजल कैविटी है उसमें तीन रास्ते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ हड्डियां हैं, एक वोमर हड्डी है, उसकी ऐसी डिविजन्स हैं जिनको हम टर्बिनेट्स कहते हैं। ये आप कभी अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। इनको कोंकाई भी कहते हैं, ठीक है, और टर्बिनेट्स भी कहते हैं। ये हड्डियां होती हैं, नेजल कैविटी को तीन रास्तों में डिवाइड करती हैं, ठीक है। और वो जो तीन रास्ते हैं वो असल में होता क्या है कि हड्डी आगे की तरफ आई होती है तो वो रास्ता ऐसे बन जाता है हवा के जाने का। तो नेजल कैविटी को खाली जगह नहीं है, इसमें तीन रास्ते हैं अंदर की तरफ,
सही है। और उन रास्तों में बहुत ज्यादा खून की ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वो खून का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। तो इस तरह क्या होता है कि जो हवा अंदर जा रही होती है, वो हवा को वो खून की नालियां क्या कर देती हैं, वो उसको थोड़ा सा गर्म कर देती हैं, थोड़ा सा वार्म कर देती हैं। नहीं समझ आई इस बात की कि जब हवा गुजर रही है नेजल कैविटी में, तो वो जो उसके 3 रास्ते हैं, वहां पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं उसकी दीवारों के अंदर, ठीक है। वो ब्लड कैपिलरीज में ब्लड का टेम्परेचर हाई है, तो जब हम ठंड में सांस लेते हैं नाक के जरिए, तो वो उस हवा को थोड़ा थोड़ा क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिसको हम कहते हैं वार्म करना एयर को। सही है जी। तो ये काम होता है अपना इसका नेजल कैविटी के 3 काम आपको पता लग गए कि हवा के अंदर से डस्ट ट्रैप करना, हवा के अंदर से बैक्टीरिया ट्रैप करना, और फिर थर्ड वन इज हवा को वार्म करना, ताकि वो प्रॉपर टेम्परेचर हमारे लंग्स को नुकसान ना हो। फिर जो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी है ना, दोनों एक कॉमन जगह पे खुलती हैं। उस कॉमन जगह को हम कहते हैं फेरेंक्स। क्या कहते हैं? और जो फेरेंक्स होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हलक है, खाली जगह है बिल्कुल पीछे, इधर से खाना भी गुजरता है और हवा भी गुजरती है। तो वो जो हवा इधर आ जाती है, यहाँ पे 2 सुराख नीचे की तरफ होते हैं, उनके जरिए वो हवा अंदर आ जाती है, और फिर वो हवा जाती है लेरेंक्स के अंदर। लेरेंक्स इज मेड अप ऑफ LARYNX, आई थिंक। लेरेंक्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज, इसके अंदर एक कार्टिलेज नहीं होती, इसके अंदर 3 कार्टिलेज है। एक का नाम है थायराइड, एक का नाम है क्रिकॉइड, और एक का नाम है एपिग्लॉटिस। कुछ और एनिमल्स के अंदर 4 कार्टिलेजेस भी होती हैं, ठीक है। ये सारी आपस में जुड़ के एक डब्बा सा बनाती हैं। उस डब्बे को क्या कहते हैं? लेरेंक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कार्टिलेज के कॉर्ड लगे होते हैं। कॉर्ड कहते हैं, जिस तरह तुमने पीपी बजाई है कभी, वो जो छोटे वाली होती है, पी करके बजती है, उसके अंदर क्या होता है कि 2 छोटे छोटे कॉर्ड लगे होते हैं। वो इतनी छोटी सी बारीक सी एक प्लास्टिक की चिप लगी होती है, आप दबा जोर लगाते हैं ना, तो वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। वो अगर आप उसको काट के थोड़ा बारीक कर लें, तो और तरह की पीपनी की आवाज़ आ जाएगी, और अगर आप वो उसकी जगह थोड़ी मोटी चिप लगा दें, तो वो थोड़ी सी और तरह की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। तो उसको वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसी तरह 2 वाइट वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं, 2 पेयर्स, यानी ये इस तरह का है। अगर मैं इस लेरेंक्स को ऐसे मतलब आपके सामने खोलूं, तो ये फर्ज किया उसका क्रॉस सेक्शन है, तो एक वोकल कॉर्ड ये है, ठीक है, और दूसरा वोकल कॉर्ड ये है। इनके दरमियान से जो है ना हवा, वो यहाँ से गुजरती है, ऐसे ऐसे। ये क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया है। एक पेयर ये है, और एक पेयर समझो इनके यहाँ करके है। समझो एक छोटा सा पाइप है, और उस पाइप में एक यहाँ आगे लगा हुआ पीपना और एक पीछे लगा हुआ। उससे क्या होता है कि व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम दे वाइब्रेट, एंड व्हेन दे एनीथिंग वाइब्रेट द साउंड इज प्रोड्यूस। तो ये आवाज़ पैदा करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसकी एक कार्टिलेज का नाम है एपिग्लॉटिस, क्योंकि इसकी जो सुराख है ना यहाँ पे लेरेंक्स का, उस सुराख को कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? उसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस का एक कवर सा होता है। तो जब, यानी इस साइड पे ऐसे समझ लो, ठीक है। जब खाना इधर से गुजरना है ना, जब आप खाना स्वालो करते हैं ना, तो वो इसको थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा बंद कर देता है, सही है। जब वो उसको बंद कर देता है, तो खाना आगे आराम से गुजर जाता है। इसलिए एपिग्लॉटिस का काम क्या है? इट कवर्स द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसे कहते हैं? इसकी ओपनिंग को, किसको? दी ओ ग्लॉटिस। ये पार्ट नहीं है इसका, रेस्पिरेटरी पैसेजवे का पार्ट नहीं है। ग्लॉटिस बस एक सुराख है, और उसके कवर को कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेज का एक फ्लैप है जो उसको कवर करता है। और इसका काम क्या होता है? जब हम खाना खा रहे हों, जब हम स्वॉलोइंग कर रहे हों, तो ट्रैकिया लेरेंक्स को क्या करना? कवर करना। कई दफ़ा ये ज़्यादा फुल कवर हो जाता है, कई दफ़ा ये कवर नहीं होता, कई दफ़ा बड़ा थोड़ा कवर होता है, यानी बड़ा थोड़ा सा गैप रह जाता है, जिसकी वजह से कभी कभार हमारी सांस में भी खाना चल जाता है। तो इसका एपिग्लॉटिस क्या करता है? इट कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लेरेंक्स, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो फौरी तौर पे वो खांसी आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, लेरेंक्स का काम क्या है? आवाज़ पैदा करना। तो पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट नेजल कैविटी है, तीसरा फेरेंक्स है, चौथा लेरेंक्स है, पांचवा है ट्रैकिया।
ये एक नाली है, इसको विंड पाइप भी कहते हैं, सही है। और लिख सकते हैं आप ये सारा कुछ ना, इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। इसके आगे इसोफेगस होती है, खाने की नाली, और ये उसके पीछे होती है, सही है। और जो ट्रैकिया है वो सांस मतलब वो सिर्फ हवा को लेके जाती है लंग्स की तरफ, उसका और कोई काम नहीं है। और ये चूंकि पाइप है ये बंद हो सकता है, तो इसको बंद होने से बचाने के लिए इसमें सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो कि इसको बंद होने से बचाते हैं। तो इतनी सी बात है। जैसे ही ये एंटर होती है इसके अंदर, लंग्स के अंदर, सीने के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उन दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं यानी ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक फेफड़े को और दूसरा दूसरे फेफड़े को। इसका मतलब क्या होगा कि जब ये यहाँ पे आ गई है तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, समझ गए ना बात को। और वो एक जो है वो एक फेफड़े की तरफ चला जाएगा और जो दूसरा है वो दूसरे फेफड़े की तरफ चला जाएगा। तो कुछ इस तरह का अंदाज हो जाएगा, समझ आ गई बात की। तो ये जो जगह है ना, ये वाली जो है, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं ब्रोंकस, ये छठा पार्ट है, और एक से ज्यादा को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। 2 है ना ये राइट हैंड। एक किसी जानवरों के अंदर तीसरा ब्रोंकस भी होता है, पर हमें नहीं पढ़ना। तो जैसे ये ब्रोंकाई होते हैं ना, इनके अंदर कार्टिलेज के रिंग नहीं लगे होते, लेकिन इनके अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स लगी होती हैं। मतलब इनकी दीवारों के अंदर ऐसे 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 छोटी छोटी प्लेट्स कार्टिलेज की लगी होती हैं इनके, क्योंकि इनका साइज बड़ा छोटा होता है तो इनके अंदर रिंग नहीं लगे होते। इन दोनों चीज़ों का, चाहे कार्टिलेज के रिंग हो चाहे कार्टिलेज की प्लेट्स हो, इनका फंक्शन होता है कि ये पाइप को बंद होने से बचाते हैं यानी रोकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये जो है वो ये जो अंदर आ जाते हैं, सही है ना, तो इनकी ब्रांचेस बनती जाती हैं, समझ रहे हैं ना बात को जी। और हर ब्रांच, जब ब्रोंकाई का साइज जो है वो 10 mm से छोटा हो जाता है, दी साइज, जब ये नाली का क्या हो जाता है, लेस देन 10 mm, तो उस वक्त हम इसको कहते हैं क्या कहते हैं जी? ब्रोंकियोल। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। ठीक है जी। ब्रोंकियोल आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाते हैं, उनका एक पूरा ट्री बन जाता है, सही है। फिर हर ब्रोंकियोल के एंड के ऊपर जो इस तरह से हवा की थैलियों का एक जो है वो छोटा सा एक गुच्छा लगा होता है। हर एक थैली को एल्वियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो खाली जगह है दरमियान वाली, इसको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये सारी एल्वियोलाई को आपस में जोड़ती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बनाऊं तो इसका बना दूं तो ये आप समझ जाएंगे, सही है ना, समझ रहे हैं ना बात को। इसका बनाऊं तो ये उसके पीछे चला गया, इसका बनाऊं तो ये उसके पीछे चला गया, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं ना सारी बात। तो ये है एल्वियोलाई। तो अगर हम देखें तो ब्रोंकियोल्स पार्ट था 7वां, एल्वियोलर डक्ट था 8वां, और एल्वियोलस है 9 पार्ट। एल्वियोलाई बेसिकली लंग्स का पार्ट है, सही है। ब्रोंकियोल्स को भी हम बड़े ब्रोंकियोल और छोटे ब्रोंकियोल कहते हैं। एल्वियोलाई क्या होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे भी डिफाइन किया था, इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हैविंग दी वॉल्स ऑफ, इनकी जो दीवारें होती हैं, ओनली 1 सेल थिकनेस, एंड इनके गिर्द क्या होता है, कवर्ड बाय ब्लड कैपिलरीज। वही सारी बातें वो आ रही है ना। ये आप ऐसे समझो कि बड़ा सा गुब्बारा है, बल्कि कभी हम बाहर जाते हैं ना, यहाँ पे ये करीम ब्लॉक वाले इशारे के पास करके एक बच्चा है या वो, उसके पास ऐसे गुब्बारे होते हैं कि जो आगे से छोटे छोटे ऐसे, नीचे से एक बड़ा गुब्बारा होता है ऐसे लंबा सा, और उसके आगे ब्रश की तरह छोटे छोटे गुब्बारे लगे होते हैं, सही है। अब उनको समझें, और हर गुब्बारे के ऊपर वो एक दरख्त सा बनाता है गुब्बारों का, सही। हर दरख्त के हर जो गुब्बारा है उसे गिर्द आप लाल रंग का धागा लपेट दें। वो जो लाल रंग का धागा है वो खून की नालियां हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, और जो गुब्बारा है वो एल्वियोलस है। अब समझो उसकी दीवार कितनी को बरीक है, बड़ी बरीक है ना। उससे क्या होता है कि आराम से चीज़ें इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो आपको एल्वियोलस के बारे में भी पता लग गया, तो वोकल कॉर्ड्स के बारे में भी तकरीबन हमने सारी बातें पढ़ ली। बस आखिरी बात वो आपको मैंने बतानी है
कि वो चेस्ट कैविटी का जो है वो आपको बताना है। इसका फ्लोर चेस्ट कैविटी की ना, ये देखें, इसका नीचे जो फ्लोर है वो बना होता है डायाफ्राम का। अच्छा, यहां तक ये खत्म हो गया है, रेस्पिरेटरी पैसेज वे यहां तक खत्म हो गया है, रास्ता खत्म हो गया, फेफड़े आ गए। तो फेफड़े बंद होते हैं चेस्ट के अंदर, सीने के अंदर। सीने की दीवार का जो फर्श है ना, उसे क्या कहते हैं? डायाफ्राम। यहां नहीं, ये नीचे अंदर की तरफ होता है, तो इसको हम कहते हैं डायाफ्राम। ये है क्या? ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है प्रेजेंट बिलो द लंग्स। ये एक मोटी सी शीट होती है मसल्स की जो लंग्स के नीचे होती है। इसका काम होता है पेट को सीने से अलग करना, नंबर 1। नंबर 2, सांस लेने में, ये अभी हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, सांस लेने में इसका एक मेन रोल है। ये मसल्स का बना होता है, ये खींचता है तो सांस आते हैं, ये नीचे होता है तो सांस अंदर जाती है, ये वापस आता है तो सांस बाहर जाती है। फिर इसके और भी काम है, इसका काम उल्टी करने में भी इसका काम है थोड़ा सा, ठीक है, मसल्स को। फिर इसका डेफिकेशन, वॉशरूम जाने में भी ये नीचे प्रेशर देता है, तब जाके जो है ना वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स या वो जो क्या से कहते हैं, मतलब जो मटीरियल है वो आगे मूव करता है। इवन यूरिनेशन में भी इसका रोल है, पर अब किताब में ये सारी बातें नहीं लिखी, मैंने एक किताब में पढ़ा था, तो आपको लग गया पता डायाफ्राम क्या है। फिर उसके बाद जो सीना होता है ना, उसके ऊपर पसलियां होती हैं। तो 1 फर्ज किया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह ये 12 पैर पसलियों के होते हैं, ठीक है। और ये आगे की तरफ से गुड़ के पीछे की तरफ ये रिब केज है। चेस्ट कैविटी की 2 दीवारें हैं, यानी कि ये रिब केज है, पसलियां हैं, और दूसरे नंबर पे क्या है? डायाफ्राम है नीचे से। और पसलियों, चूंकि पसलियां हड्डी होती हैं, इनके नीचे क्या है? इनके दरमियान में क्या होता है? इनके दरमियान में मसल्स होते हैं। ये जो आप देखें ना, चांपों खाते नहीं आप, पसलियां ऐसे कटी होती हैं, तो उनके दरमियान में क्या होता है? गोश्त होता है, वो मसल्स हैं। उन्हें मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्ज किया ये वो जो ये एक पसली है, फर्ज किया मोटी सी होनी चाहिए, तो इसके दरमियान में ये जो मसल्स हैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इनको क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। इनका काम हम कल पढ़ेंगे कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सांस कैसे आती है। तो ये आपको आइडिया हो गया कि जनाब ये जो है ना वो चेस्ट कैविटी की दीवारें हैं। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। फर्ज किया जनाब ये जो है वो ट्रैकिया आई थी और ये उसके 2 ब्रोंकाई बने हैं, और जो है ना वो एक जो है वो ये फेफड़ा बन गया। और फ़र्ज़ किया वो मैं उधर उस पर काफ़ी रश पड़ गया डायग्राम पे, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये फ़र्ज़ किया डायाफ्राम है, ठीक है। और फ़र्ज़ किया चेस्ट कैविटी की दीवार है ये बेसिकली पसलियों की बनी हुई दीवार है। मैंने सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन काट के आपके सामने दिखाया है, सही है। तो उसके क्या हुआ कि ये जो लंग्स है ना, इनके ऊपर एक कवर होता है। क्या होता है? कवर होता है। इस कवर को प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक खास, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन, इंटरनल प्लूरा भी कहते हैं, इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सही है। और इसी तरह चेस्ट कैविटी की दीवार के अंदर की साइड पे भी एक कवर होता है, यानी एक लेयर होती है, उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन। इसको हम कोस्टल प्लूरा भी कहते हैं, इसको हम सिरोजल प्लूरा भी कहते हैं, इसको, लेकिन किताब में जो लिखा हुआ है एक्सटर्नल और इंटरनल प्लूरा, आपने बस वही पढ़ना है। समझ आ गई? तो ये असल में क्या होता है कि यानी फेफड़े और लंग्स के, यानी लंग्स यानी फेफड़े और चेस्ट कैविटी की दीवार के दरमियान में एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम है प्लूरा। वो 2 चीजों की बनी होती है, जिसे इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इधर भी होती है, इवन मीडियस्टिनल प्लूरा यहाँ पे भी होता है, वो इवन हार्ट के गिर्द भी कवर करती है, लेकिन वहां उसका नाम बदल जाता है, ठीक है। हार्ट यहाँ पे होता है ना, ये जो खाली जगह है ना फेफड़ों के दरमियान में, इस जगह को कहते हैं मीडियस्टिनम। क्या कहते हैं? मीडियस्टाइनम भी कहते हैं। यहाँ पे होता है हार्ट, और मुख्तलिफ और चीजें भी होती हैं। इसमें भी 7-8 स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, इस इधर से इसोफेगस गुजरती है, एक मेन आर्टरी यहाँ से आती है, एक मेन वेन गुजरती है, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। खैर, तो आपको पता लग गया ये प्रोटेक्शन का भी प्लूरा। और इनके दरमियान में एक फ्लूइड होता है यहाँ पे और यहाँ पे भी। इस फ्लूइड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं?
ये जो फ्लूइड है ये जब लंग्स गीले गीले रखता है ताकि जो फेफड़े हैं वो फूलें, बार बार फूलते हैं तो वो ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए, टूट ना जाए, वो डैमेज ना हो जाए। समझ आ गई बात की? तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपको आज जो बातें पता चली सारे का सारा रेस्पिरेटरी पैसेजवे समझ आ गया आपको। उसके अलावा आपको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलस इनका फंक्शन समझ आ गया, डायफ्राम क्या होता है इसका फंक्शन समझ आ गया, बेसिक एनाटमी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमें समझ आ गई। अब कल हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि सांस आती कैसे है, कैसे चलती है, मैकेनिज्म क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, और फिर उसके बाद हम इसकी मेन जो अगली फिजियोलॉजी है वो भी पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड कर जाती है, कैसे ऑक्सीजन नहीं करती। ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।